नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब 1833 का राजलेख। मैंने आपसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को डिस्कस कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है, यूपीपी या किसी भी अन्य परीक्षाओं के लिए पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, आप उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ सकते हैं। हम अभी जो संवैधानिक विकास का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग कंपनी रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 1773 से 1858 तक की। तो आज के टॉपिक में हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं चार्टर अधिनियम 1833 का राजलेख। आपको अगर याद हो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग ये तीसरे अधिनियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है ये अधिनियम, आइए देखते हैं। हम लोग आप देख रहे हैं कि आपके लिए हिंदी में भी कंटेंट रखे हैं और इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है। तो आपका कोई भी मीडियम है, हिंदी मीडियम से देखना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से, दोनों आपके लिए उपलब्ध है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या रही इंपॉर्टेंट बातें चार्टर अधिनियम 1833 की? तो सबसे पहली बात, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। याद करिए, जो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे तो पहले गवर्नर जनरल थे और फिर बंगाल का पहले क्या कहते हैं गवर्नर आया करते थे और बाद में गवर्नर क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो किसके अंतर्गत आ गई थी? बंगाल के अंतर्गत आ गई थी। कल ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल है, मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसको जो शक्तियां हैं, मतलब चाहे वो प्रशासनिक हो, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो, और चाहे वो सैन्य हो, मिलिट्री पावर हो, इन दोनों शक्तियों पर ना कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब है भारत पर सैन्य का शक्ति किसके पास होगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के पास होगी, और प्रशासनिक शक्ति भी किसके पास होगी? जो भारत का गवर्नर जनरल है उसी के पास होगी। इसका मतलब क्या है कि जो और दो प्रेसिडेंसी थी, मतलब मद्रास की और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, उनको कानून बनाने की जो उनके अधिकार थे। अभी तक तीनों प्रेसिडेंसी कानून बना सकती थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद 1833 के राजलेख के बाद बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको विधि बनाने का जो पावर था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट हुई वो क्या हुई कि जो अभी तक आपने देखा था कि बैकग्राउंड में देखिए तो गवर्नर जनरल में 4 सदस्यों की एक समिति थी, फिर उसको कम कर दिया गया, 3 सदस्यों की कर दी गई। और 1833 के अधिनियम में क्या हो रहा है कि एक नया सदस्य काउंसिल में जोड़ दिया गया और वह सदस्य कौन सा है? विधिक सदस्य। याद रखिएगा, ये जो विधिक सदस्य मतलब जो लॉ ऑफिसर जोड़ा गया है, ये कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन इसे मत देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फिर से जो तीन थी वो सदस्य, कितने सदस्यों की होगी? एक बढ़ गया 4 सदस्य। और चौथा कौन सा था? विधिक सदस्य। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा विधिक सदस्य को काउंसिल का मेंबर बनाया गया, तो वो अधिनियम है 1833। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आपको याद हो कि आपने देखा था कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाइना दो से व्यापार अभी भी एकाधिकार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियां थी ना वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। मतलब वो चाइना और चीन से जो चाय और चाइना का जो व्यापार था वो भी अब उसके एकाधिकार में नहीं रहा। इसका मतलब वो जो कंपनी है ना अब वो पूरी तरह से क्या हो गई है? प्रशासनिक निकाय हो गई है। अब उसका काम केवल क्या है? एडमिनिस्टर करना, मतलब चीजों को का प्रशासन करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि कंपनी का जो अधिकार भारत में है, मतलब जो गतिविधि जितने दिन का उनको लाइसेंस मिला था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये तीनों बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये जो विधि आयोग का एक नया आयोग बनाया जाता है और वो आयोग कौन सा होता है? विधि आयोग। विधि आयोग का गठन होता है और विधि आयोग में किसकी अध्यक्षता में गठन होता है? लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष हैं। और ये कितने सदस्यों का आयोग था विधि आयोग? 4 सदस्यों का था। आपसे पूछा जाता है कि विधिक सदस्य की नियुक्ति किस अधिवेशन में, किस
अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो 1833। आपसे अगर पूछा जाता है कि ये जो विधि आयोग का गठन हुआ था ये किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था, तो वो भी 1833 के राजलेख के द्वारा हुआ था। इतना ही नहीं, आपसे पूछता है विधिक आयोग कितने सदस्यों की समिति थी, तो वो 4 सदस्यों की समिति थी और लॉर्ड मैकाले जो थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्लैवरी है, जो दास प्रथा है ना, उसे इसी अधिनियम के द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया। उन्मूलन नहीं हुआ अभी, उन्मूलन तो जाकर के समाप्ति उसकी कब होगी? 1843 में होगी, समाप्ति उसकी 1843 में होती है। लेकिन 1833 के अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा को क्या कर दिया गया? अगेंस्ट लॉ, मतलब ये नियम के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने देखी। वही चीजें इंग्लिश में लिखी है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास क्या था? इनको लेजिस्लेटिव पावर इनकी खत्म हो गई, मतलब अब ये कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। कानून केवल कौन बना रहा है? कानून केवल और केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना रहा है। और क्या चीज है? गवर्नर जनरल जो है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है, पूरी तरह से नियंत्रण है किस पर? सिविल, मतलब कि जो क्या कहते हैं सिविल मैटर्स है, और जितने भी मिलिट्री, प्रशासनिक और सैन्य पावर पर पूरा नियंत्रण किसका है? जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पास है। और एक चीज, किसका गठन होता है? लॉ कमीशन का गठन होता है, विधि आयोग का गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति थी। और यहीं से जब विधिक आयोग का कानून बनता है तो यहीं से जो अब अधिनियम आते हैं ना उनको एक्ट कहा गया। इसके पहले जो चीजें आती थी कानून में रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब जब से लॉ कमीशन बन गया 1833 में, इसके बाद एक्ट्स भारत में भेजे जाएंगे। एंड ऑफ कमर्शियल राइट, मैंने आपसे कहा कि जो कमर्शियल राइट थे, कमर्शियल गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब केवल कैसी बॉडी रह गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जाननी थी 1833 के अधिनियम के बारे में। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, जैसे जो हमारे यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो वारेन हेस्टिंग थे, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के गवर्नर जनरल बने हैं वो पहले वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। और उसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भारत में 1833 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था वो था सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण करना पूरी तरह से। अब अगर देखा जाए तो वैसे तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 के तहत शासन प्रणाली पूरी तरह से कैसी हो जाती है? सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। दोनों चीजें आपने देखा है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है वो पूरी तरह से केंद्रीकरण हो जाता है शासन प्रणाली का, तो वो कौन सा एक्ट है? 1833 का अधिनियम है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, जो जो जरूरी बातें थी यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग लेक्चर 3 में जो पढ़ रहे हैं चार्टर अधिनियम के बारे में। यहाँ पे कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले अधिनियम की बात करेंगे। चलिए, हमारा अगला अधिनियम है जो है चार्टर एक्ट 1853। तो इसके पहले हम लोगों ने चार्टर अधिनियम जो है वो 1833 पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें मुख्य बातें क्या है? नंबर 1 क्या है? सेपरेट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल, मतलब एक जो बंगाल में प्रशासन के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? 1853 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो ये है कि जो कंपनी का कार्यकाल था, जो पिछली बार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था, अब की बार उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं उसके लिए कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया जाता है ना। तो अब उसके पोसेशन के लिए जो ब्रिटिश का कंपनी का जो वो अधिकार था कि कितना भारत में वो उसके टेरिटरीज पर शासन करेगी, अधिकार रखेगी, उसे बढ़ा दिया जाता है। कार्यकाल को बढ़ाया गया, लेकिन कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं रखा गया। टेन्योर का मतलब क्या है यहाँ पे? कार्यकाल की, मतलब कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बस कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी यहाँ से प्रश्नों में पूछी जाती है एग्जाम्स में कि ओपन कंपटीशन कर दिया गया किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इसके पहले का जो अधिनियम था 1833 में, उसमें भी
खुली प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा की जगह पे आप प्रतियोगिता इसको लिख सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता जो है वो ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी 1833 के अधिनियम में, लेकिन वो विफल हो जाती है। इसका मतलब वो वहां पर लागू नहीं हो पाती और अब जो है 1853 के अधिनियम में उसे लागू कर दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता जो है सिविल सर्विसेज के लिए भारत में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट घटना होती है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, उसकी संख्या 24 हुआ करती थी, जिसे घटाकर के कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। द नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 टू 18। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये चीजें इतनी समझ में आई होंगी कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, कंपनी रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 1773 से लेकर के 1858 की जब तक क्रांति होती है तब तक का डिस्कशन है। अब इसके बाद 1858 से लेकर के जितने भी अधिनियम आएंगे वो हमारे क्राउन के रूल के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं पॉलिटी में, संवैधानिक विकास में, कि हम लोग कंपनी रूल को खत्म कर दे रहे हैं, जिसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट अधिनियम थे जो मैंने आपको सीरीज के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो हम लोग तीसरे लेक्चर में, मतलब जो फोर्थ लेक्चर आएगा इसके बाद की सीरीज होगी, वहां पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्राउन रूल के बारे में, ठीक है। तो क्राउन रूल कहां से कहां तक, 1858 से 1947 तक, टिल इंडिया विल गेट फ्रीडम ना, जब तक भारत आजाद होता है तब तक फिर जितने भी अधिनियम आते हैं वो सब सीधे ब्रिटिश संसद से क्राउन रूल के अंतर्गत आते हैं। 1858 से भारत में क्राउन रूल, सीधे सम्राट का शासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं से एक और बदलाव होता है, ये जो गवर्नर जनरल हुआ करते हैं इनका नाम बदल करके वायसराय रख दिया जाता है। तो जो 1858 का अधिनियम आएगा वहां से हम लोग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने सारे वायसराय है और क्या क्या हुआ, क्या होता है क्राउन रूल में, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगली सीरीज में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग को पॉलिटी सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आप जरूर कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें डाउटफुल आपको लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको वहीं पर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। साथ ही साथ एक चीज और, अगर आपको ये हम लोग का प्रयास अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, नोट्स बनाने में अच्छा हो रहा है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हमारा आपसे बस इतना ही निवेदन होता है कि हम आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू, धन्यवाद।